सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और पत्रकार विशाल दहिया। नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली। प्रसाद जी, आखिरकार चुनावी बिगुल बज गया है बिहार में। लगभग 1-2 महीने से जिसे राजनीतिक माहौल कहा जाए काफी गर्मा रहा था। अब राजनीतिक पार्टियों के लिए वो समय आ गया है जब वो अपने उम्मीदवारों का चयन करें, अपने मुद्दों की बात रखें, मतदाताओं से संपर्क साधें और आखिरकार चुनावी मैदान में उतरें चुनावी लड़ाई के लिए। जी बिल्कुल विशाल, अब तो वक्त आ गया है और सबको पता है कि चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। तो बिल्कुल जो चुनाव में जितने प्रत्याशी हैं उनकी तैयारी भी होगी और साथ साथ जैसे आपने कहा कि जो दल हैं जो कि सरकार में हैं और जो सरकार के बाहर हैं, दोनों अपना कमर कसेंगे और उतरेंगे मैदान में। 243 विधानसभा है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में 122 पर। अगर कुछ दशकों पहले की बात करें तो यही बिहार राज्य में 5 चरणों में, 6 चरणों में, कभी कभी 7 चरणों में भी चुनाव होता था। लेकिन अब 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? चुनाव आयोग का कॉन्फिडेंस या फिर सिक्योरिटी सिनेरियो की हम बात करें तो इस वक्त ये माना जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसे कहा जाता है उसको लेकर सभी एजेंसी चुनाव आयोग के साथ साथ आश्वस्त है। जी, एक तो जैसे आपने कहा निष्पक्ष और चुनाव हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माहौल अच्छा रहे। और जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन चुनाव आयोग ने तो आज घोषणा की, लेकिन पिछले 2 दिन बिहार का दौरा रहा चुनाव आयुक्तों का और वहाँ पे उन्होंने स्थिति का आंकलन किया। वहाँ के तमाम सारे जो आला अफसर हैं उनसे बैठक हुई। तो जाहिर है कि सबसे बड़ी बात जो होती है जो सिक्योरिटी है, जो हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, जो कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति है उसका आंकलन करते हैं। और जब लगा है कि वही स्थिति में काफी बदलाव है। एक दूसरा ये है कि आपको याद हो कि जब राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात हुई बिहार में तो उन्होंने ये बात, कईयों ने ये बात रखा कि चुनाव जो है कम फेजों में किया जाए और उसमें शायद जनता दल यूनाइटेड ने 1 फेज के लिए बात की थी। जी, तो इन्हीं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए भी कुछ अपील की है। उनको कहा है कि हर तरह की सुविधा मतदाताओं को मुहैया कराई जाएगी। मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना हो। बिहार में इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भारी संख्या में अधिकारियों की तैनाती भी की है और मतदाता अगर चाहें तो सीधे अपने BLO से बात भी कर सकते हैं। The entire election machinery of Bihar is just a call away.
अगर कोई भी मतदाता या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। वो अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी कॉल बुक कर सकता है और बात कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950, सिर्फ +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहां का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहां के SDM का STD कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सजग रहेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस चुनाव में किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि को नहीं होने दिया जाएगा और मतदाताओं को किसी भी तरह से डराने धमकाने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस चुनाव के लिए 17 नए कदम उठाने की भी घोषणा की है। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। 0 टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन और थ्रेट टू वोटर्स और कैंडिडेट्स। CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने एक एक इनिशिएटिव और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। प्रसाद जी, अभी हम निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे थे, 2 चरणों के चुनाव की जब हम चर्चा कर रहे थे तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होंगे और 90,000 से ज़्यादा अधिकारी भी मौजूद होंगे जिनमें BLO स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ 17 नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनमें पोस्टल बैलेट को जो आखिरी राउंड होगा EVM की गिनती का वो आखिरी 2 राउंड से पहले उनको किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, वेबकास्टिंग हो या फिर BLOs के पास फोटो पहचान पत्र हो और वोटर्स को सुविधा किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है ताकि वो सही समय पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, भीड़ कम हो, उसके लिए एक ही मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। तो ये सब कदम दर्शाते हैं कि तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल सही है। और देखिए जो आपने बात की डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया का तो प्रयास कई महीनों से, कई सालों से चल रहा है। तो ऐसे में अब हम सब जानते हैं कि तकरीबन हर नागरिक के पास इस तरह की सुविधा है कि वो मोबाइल के जरिए कोई ना कोई अपनी जानकारी हासिल करे, जानकारी प्राप्त करे। तो ऐसे में चुनाव आयोग ये उस सुविधा को और व्यापक तरीके से पहुंचा रहा है लोगों तक और हम जो लोगों को जोड़ रहा है। और साथ ही साथ एक देखिए कि अक्सर चुनाव आयोग का यह प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक मतदाता बूथ पे पहुंचे और अपने मत का अधिकार तय करें और वोटर उसके लिए बड़ा कैंपेन भी चलता है। आप अलग अलग सेलिब्रिटीज को ला के उनसे प्रोत्साहन करते हैं लोगों को। तो ऐसे में ये जो भी है जितना आसान होगा, जैसे आपने कहा भीड़ कम हो जी, तो लोग नहीं तो लाइन में कौन लगे, एक वो कई बार ऐसा ही आलस आ जाता है या भीड़ दे के वापस चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसी के लिए तेज और निरंतर प्रयास से ही नए हर अनुभव से नए कदम उठाते हैं। जी, एक और अहम मुद्दा बिहार चुनाव में है वो है SIR का। उस पर पहले सुनते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार में SIR को लेकर क्या कहा है। जैसा कि आप सबको पता है 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। प्रसाद जी, बिहार में SIR का मुद्दा चुनाव से पहले ही एक मुद्दा बन चुका है और इसके अलावा
क्या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं बिहार चुनाव में? क्योंकि जब चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों की तरफ से, उनके उम्मीदवारों की तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होते हैं, दावे किए जाएंगे, एक दूसरे की बात को सही और गलत भी कहा जाएगा, लेकिन आखिरकार जनता की निगाह किस तरफ होगी? देखिए, दो चीज़ स्पष्ट है। जैसे आपने कहा कि जो लोग सरकार चला रहे हैं उन पे तो कोशिश रहेगी विपक्ष का कि वो काम गिनवाएं जो सरकार ने करना था और नहीं किया। वहीं दूसरी ओर सरकार का यही रहेगा कि वे जो उन्होंने कार्य किया जनता के लाभ के लिए और जन कल्याण के जो कार्यक्रम है वो। और देखिए, इस चीज़ में इस बिहार चुनाव में एक विशेष ये है, हम सब जानते हैं कि पिछले 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अधिक वक्त मुख्यमंत्री रहे, तो चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीजुली सरकार रही या राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलीजुली सरकार रही, बीच में एक छोटा सा कार्यकाल था जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो एक तो वो सीधा सीधा चेहरा उन्हीं का है और उनके ऊपर लोगों को, जो विपक्ष है, उनको बहुत आसानी होता है कि भाई एक जिस पे अटैक करें। और सवाल यह है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे चाहेंगे विपक्ष उठाए और जनता के कल्याणकारी जो कार्य किए हैं और जो जनता के हित में सरकार ने कार्य किए वो गिनवाएंगे। दोनों के बीच में आकलन होगा। जी, SIR की बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पूरे देश के हर राज्य में SIR करवाने को लेकर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसके अलावा 8 विधानसभा में भी अलग अलग राज्यों में बाई इलेक्शन की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। आइए उनकी भी एक बार तारीख जान लेते हैं। 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दम्पा, ओडिशा में नौपदा। डेट ऑफ पोल सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। ये 8 विधानसभा अब पहला तो कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, राजस्थान है, उड़ीसा है, और इनमें से एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और एक पर इस्तीफा दे दिया, बडगाम पर, जहां उपचुनाव होगा। तो कितना महत्व इन उपचुनाव का रहेगा अलग अलग राज्यों में? जी, महत्व तो रहता ही है क्योंकि चुनाव तो चुनाव है, चाहे उपचुनाव हो या जनरल इलेक्शन हो। लेकिन इतना है कि जैसे 6 इसमें, जैसे आपने बडगाम का गिराया, राजस्थान में शायद डिस्क्वालीफाई हुए थे, बाकी सब में हुआ ये कि जो वहाँ के विधायक थे उनका आकस्मिक निधन हो गया, तो उस वजह से ये सीट वेकेंट है। और चुनाव आयोग की हमेशा ये प्रयास रहता है कि जब भी सीट खाली हो तो जल्द से जल्द वहाँ चुनाव कराए ताकि जनप्रतिनिधि बना रहे, जन का प्रतिनिधित्व वहाँ के, चाहे असेंबली में हो, अगर लोकसभा में हो तो लोकसभा में वो सीट खाली ना रहे। और इसलिए ये कोशिश होती है कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा चुनाव होता है उसके साथ साथ ये जहाँ जहाँ वैकेंसीज हैं उपचुनाव वहाँ करा देते हैं। जी, और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार फिर बिहार की तरफ रुख करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा जवाब चाहेंगे कि किस तरह के चुनावी रंग देखने को मिल सकते हैं और किन मुद्दों पर या किन बातों पर नजर रखनी चाहिए अगले लगभग 1 महीने तक? देखिए, चुनाव बिहार का बहुत दिलचस्प रहेगा। जैसे हमने चुनाव की शुरुआत से, अभी शुरू हुआ ही नहीं, उससे पहले वहाँ माहौल गर्मा गया है। तो और मुद्दे किस तरह से उठेंगे और जैसे वहाँ एक नई पार्टी कोशिश कर रही है इस बारी, उनका क्या रुख रहेगा, ये मेरे ख्याल से राजनीतिक विश्लेषकों के लिए विशेष ध्यान का आकर्षण रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रसाद जी। तो आज सुर्खियों में इतना ही। ताजा खबरों और जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी। अभी आप सुन रहे थे बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KV प्रसाद और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में